नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान अफशान जबीर। हेल्थ और हम में महज एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए पहुंचाते हैं। आज का मौजू बहुत ही नाजुक है पर उसी तरह अहम भी है। आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से। काफ़ी सारे कपल्स की ये परेशानी और कंप्लेन होती है, पर ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है बल्कि समझने की बात है। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद सिराज। डॉक्टर नवीद सिराज, आपका मुनसिफ टीवी में इस्तकबाल है। थैंक यू अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। अफशा, पहले तो मैं थोड़ा मेरा तारुफ दे दूँ। मैं डॉक्टर नवीद सिराज, अल्फ़ा हॉस्पिटल मोगलपुरा और न्यू ब्रांच अत्तापुर के जानिब से मैं पिछले 30-35 साल से इस फर्टिलिटी और रहा डिलीवरी के ताल्लुक से एज अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी, तो सवाल ठीक है रहा इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से। पहले तो अपन ये मालूम करना है कि इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं। जी जी, देखिए, इनफर्टिलिटी मेडिकल टर्म्स में लिया जाए तो मियाँ बीवी जो 1 साल से एक साथ है और 1 साल की शादी हो चुकी, उसके बावजूद कंसीव नहीं कर रहे, स्पेशली यंग कपल्स, तो उनको हम बोलेंगे कि वो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में जा रहे हैं। जी मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से और आपका सवाल क्या है? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे को ऑलरेडी 3 बच्चे हैं जी, लेकिन मैं बटन होल ऑपरेशन करा ली और मैं फिर से और एक न्यू बेबी चाहती हूँ। बटन होल ऑपरेशन रिलीज करके कराना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? आपका इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि आप तो कुदरती तौर पे 3 बच्चे हो गए मगर आप नहीं चाहने की वजह से ऑपरेशन करा लिए। सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर दूसरे मौजूआत देखते, जैसा कि आपकी एज है और आपके प्रीवियस ऑपरेशन केस है और एक फिर चौथा ऑपरेशन आपके वास्ते मुनासिब है नहीं है, ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सजेस्ट करते हैं कि पहले तो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन का सोचते हम, जो कि आपके ट्यूब्स बटन होल से ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो उसको या तो ट्यूब खोलने का ऑपरेशन जिसको ट्यूबल रिकैनालाइजेशन बोलते हैं, आप या वो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन के वास्ते जा सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट आप IVF के वास्ते जा सकते हैं। जी, तो आपको जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब ने अभी जो कहा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। शुक्रिया हमारे साथ कॉल पे जुड़ने के लिए। तो मैम, आप वो कंटिन्यू कर रही थी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। जी जी, अब नए ज़माने के साथ साथ काफ़ी लड़कियां क्या हो रही हैं कि ज़्यादातर कैरियर पे तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एज लिमिट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर एज लिमिट 30 के ऊपर है तो हम इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन थोड़ा चेंज करके ये बोलेंगे कि अगर 6 महीने के अंदर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो प्लीज़ आप हेल्प के लिए जाइए। कब किसी कपल को इनफर्टिलाइट कहा जाता है? मतलब वही जबकि दोनों 1 साल के अंदर अगर हेल्थी रहने के बावजूद, हेल्थी रिलेशनशिप के बावजूद आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ओके, मेल और फीमेल में क्या रीजंस कॉमन होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा हमारे माशरे में ज़्यादातर लड़की को ही खुसरवार माना जाता कि लड़की के ही प्रॉब्लम्स है बोल के। ये एक तरीके से इसलिए बोल सकते हैं कि इस लड़की में देखिए बच्चेदानी रहती, अंडेदानी रहती, ट्यूब्स रहते, इसलिए कई मौजू है बोल के ज़्यादातर लड़कियों को थोड़ा समझते हम ये प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा रहेगा। मगर एज सच इनफर्टिलिटी का कॉज दोनों का बराबर है। अपन रैशनल यूज़ करेंगे तो 40% इनफर्टिलिटी का वजूहात फीमेल में भी रह सकते हैं, 40% वजूहात मेल में भी रह सकते हैं और 20% तो ऐसे वजूहात है कि कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं रहता मगर कंसीव नहीं होते, जैसे उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, कुदरती मसाइल बोल सकते हैं उसको आप। अब रहा फीमेल्स के ताल्लुक से, जैसा मैं आपको बताई कि अंडेदानी के जो प्रॉब्लम्स रहते, ट्यूबल प्रॉब्लम्स रहते, यूट्राइन प्रॉब्लम्स
जो रहते उसके ऊपर अपन तवज्जो देते हुए इनफर्टिलिटी का कॉज ढूंढना पड़ता। जैसा कि ओवरी है, अंडेदानी है, तो सिंपल आपको है कि अंडेदानी में अंडे सही वक्त पे बन रहे हैं, किस दौरान अंडे प्रेग्नेंट होने के एतबार में हैं, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन साइकिल, ये हम इवैल्यूएट करते। यूजुअली ये रीज़न आजकल बहुत कॉमन है, ख़ासतौर से यंग बच्चियों में, क्योंकि यंग बच्चियों में पीसीओडी बोल के एक नया सिंड्रोम आया है, जिसके वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होता, अंडे ही सही तरीके से बनते नहीं, ग्रो नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं होता, जिसके वजह से काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस का फर्टिलिटी से क्या कनेक्शन है? देखिए, वो अंडेदानी मास्टर ग्लैंड है, उन्हें ही सब काम कराती और उसका काम ही हार्मोन्स रेगुलेट करते। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उन्हें काम अपने मिजाज से सही जो डिसिप्लिन वे से करना है कि भाई ओव्यूलेशन करना है, ओव्यूलेशन फॉलिकल बनना है, ये नहीं हो कि वो अपने मनमानी करती। वो रीज़न रहता हार्मोनल इम्बैलेंस का, जिससे आपको नेचुरली रिजल्ट्स पे इफेक्ट होता। पीसीओएस क्या होता है और ये प्रेगनेंसी के कैसे इफेक्ट करता है? पीसीओएस देखिए एक सिंड्रोम है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसके उसकी तह की वजह है कि आपके सही निज़ाम से ओव्यूलेशन नहीं होता, अंडे नहीं बनते। इसके कई वजूहत है, जैसा कि ओबेसिटी है और इसका इंसुलिन रेसिस्टेंस है और हार्मोन्स दूसरे ऊपर नीचे हो जाते, जैसा कि एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते। तो एक ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब एक कैफियत है जो कि ख़ासतर यंग कपल्स में प्रेगनेंसी नहीं ठहरने की वजह है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के क्या रीजंस होते हैं? मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ट्यूबल प्रॉब्लम इज़ इन्फेक्शन। आपको जैसा कि वाइट डिस्चार्ज होता, ये नज़रअंदाज हो जाता, वो लॉन्ग टाइम उसका अंदर अंदर इफेक्ट होके क्रॉनिक पीआईडी, अक्यूट पीआईडी इन्फेक्शन की वजह से आपके ट्यूब ब्लॉक हो सकते। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली आपको 60 to 70% हो सकता। अपने जैसे कंट्री में बाज़ वक़्त टीबी भी आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती। अच्छा, तो इससे भी जी टीबी भी कॉमन है, क्योंकि इंडिया इज़ अ प्लेस वेयर टीबी इज़ वेरी कॉमन और सब क्लिनिकल है इसलिए कि अपन टीबी समझते तो कोई पेशेंट खांस रहा, थूक रहा तो टीबी होता समझते, वैसा नहीं है। बच्चेदानी का भी टीबी हो सकता, बागरों का भी टीबी हो सकता, अलग अलग किस्म के टीबी हो सकते, जो कि आजकल ये ज़्यादा कॉमन है, बच्चेदानी का टीबी भी हो सकता। देखिए, ये भी मालूमात हो गई है हमारे व्यूअर्स को भी, हमको भी। एंडोमेट्रियोसिस क्या है और ये फर्टिलिटी पर कैसे असर डालती है? एंडोमेट्रियोसिस एक किस्म की बीमारी है, समझिए आप। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो आपकी ब्लीडिंग खाली एंडोमेट्रियम में होना चाहिए। एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी की लाइनिंग जब बनती, जब झड़ती, उसको ही आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते। मगर एंडोमेट्रियोसिस में ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग के जो सेल्स है वो दूसरे जगह पे भी मौजूद रहते। जैसा कि ओवरी में मौजूद रहे तो आपको ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस हो जाता, आपको एक्स्ट्रा ओवेरियन जैसा कि दूसरे अब्डोमिनल के कोई एरिया में भी आपको ये टिश्यू चले गया तो वहाँ से भी आपको महीने को महीना ब्लीडिंग होती, और गैर ज़रूरी जगह से गैर ज़रूरी ब्लीडिंग हुई तो उसका सिस्ट बन जाते, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव बोले तो ये बढ़ते रहती सो डिजीज़ है, और इसके वजह से लोग अंदर ज़्यादा डैमेज होता, क्योंकि आप इंक्रीज होते जाता। जी हाँ, ये बढ़ते जाता। तो इसको अर्ली स्टेज में पहचान लेके उसका अर्ली ट्रीटमेंट करके, अगर वो रीज़न है इनफर्टिलिटी के वास्ते, तो आपने को इमीडिएट स्टेप लेना पड़ता। तो पहचान कैसा कर सकते हैं, मतलब कैसा इसका सिम्टम्स? देखिए, आपको सिम्टम सबसे इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि आपको पेट में दर्द होते रहता, काफ़ी पेट में दर्द होता। मेंसेस के वक्त पेट में दर्द को डिस्मेनोरिया बोलते, या मियाँ बीवी जब साथ रहते जब भी पेन बहुत होता डिस्पेरिनुरिया बोलते। तो मेन इसका प्रेजेंटिंग सिम्टम जो पेशेंट को जो महसूस होता वो है पेट का दर्द, नीचे पेट में दर्द, मियाँ बीवी साथ रहे जब दर्द, या मेंसेस के वक्त दर्द। तो अगर ये समझते हुए अपन स्कैन करें तो स्कैन फाइंडिंग्स अपने को बता देते कि ये इनको एंडोमेट्रियोसिस है। क्या इर्रेगुलर पीरियड से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है? नेचुरली, बिकॉज देखिए बाज़ पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनको एक दिन भी बढ़ गया तो उन्होंने बोल देते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसको रेगुलर साइकिल्स होते इतना कीनली उन लोग खुद आके बोलते हैं देखिए मेरे को डाउट है, आई मे बी प्रेग्नेंट। तो रेगुलर साइकिल डज प्ले अ रोल इन इनफर्टिलिटी।
लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल और फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है ये, जैसे कि आज जो लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का? देखिए, एक मैं आपको सबसे बड़ा मेरा मोटो बताना चाह रही थी कि मेरा मोटो है हार्मनी विद सेल्फ एंड हार्मनी विद द एनवायरनमेंट। आप अपने आप से मुतमईन होना और आपके अतराफ जो भी माशरा है उससे मुतमईन होना। अगर आप इन दोनों में मुतमईन नहीं होते तो क्लैश होता, क्लैश हुआ तो आपको स्ट्रेस आता, स्ट्रेस आया तो हर चीज़ का जड़ आजकल स्ट्रेस है। स्ट्रेस के वजह से ही आप हर चीज़ से मुतासर है। जैसा कि आप ओबीस हो जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में रहते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप खाते टाइम पे नहीं, आप ओबेसिटी हो जाते, आप स्ट्रेस के वजह से पीते, आप स्मोक करते, ये पूरे चीज़ें स्ट्रेस के वजह से है। और स्ट्रेस का वजूद ये है कि यू आर नॉट इन हार्मनी विथ योर सेल्फ एंड विथ योर एनवायरनमेंट। आप अपने आप से मुतमईन नहीं हैं, आप सिर्फ अपने आप, मैं ऐसी कैसी हूँ, मैं यूँ क्यों हूँ, मैं यूँ कैसी हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से एक परफेक्शन की तलब नहीं करना, मगर उसका एक रास्ता ढूंढना, ना कि उसको अपने आप में एक नेगेटिविटी के जैसा लेना। उम्र, एज का इनफर्टिलिटी पर क्या असर होता है, मतलब क्या रोल है इसका इसमें? देखिए, हर चीज़ का जैसा अपन बोलते हैं एक वक्त रहता कि सिंपल, आई शुड नॉट बी कंपेयरिंग, बट देखिए एक ताज़ी चीज़ बोलिए आप, ताज़ा फल है, ताज़ी वेजिटेबल है, उसी तरीके से एज इज़ ऑल्सो अबाउट द हाउ गुड यू आर। तो उसके बारे में ऐसा है कि जैसा एज बढ़ते रहती आपके ओवेरियन रिजर्व्स कम होते रहते, आपकी अंडेदानी में एजिंग होती, एजिंग के वजह से आपके क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छे नहीं बनते, और एजिंग के वजह से आपका जो मादा है बोलते हैं ना अपन, ओवेरियन रिजर्व भी कम होता। क्या फोलिक एसिड और विटामिन फर्टिलिटी में मददगार होते हैं? ये मल्टीफैक्टोरियल है। देखिए, जैसा कि अब एक निज़ाम बनाना है, अपने को ताकत होना है, तो वो उसके लिए जो ज़रूरियात है उसमें ये विटामिन्स है, फोलिक एसिड है, ये आपको एक बेसिक ताकत देते, वो आपको लेना ज़रूरी रहता। जी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से भी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। जी, मैंने आपको जैसा बताया, रुकावटें आती हैं। जी हाँ, बराबर। स्ट्रेस के वजह से ही मेन रीज़न फॉर पीसीओडी नाउअडेज आई थिंक कुड बी स्ट्रेस, बिकॉज आज से जब मैं मेडिसिन कर रही थी या मैं जब गायनिक कर रही थी, जब हमारे को पीसीओडी उतना बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन नहीं था, मगर आज आप देखिए एवरी ऑल्टरनेट केस कैन बी अ केस ऑफ पीसीओडी। तो दैट इज़ आई थिंक बिकॉज ऑफ द आबहवा बदल गई, लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते, और ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। इनफर्टिलिटी के लिए कौन से बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं? बेसिक टेस्ट क्या होते हैं इनफर्टिलिटी? देखिए, जैसा कि बेसिक टेस्ट अपन हम शुरू से जाएं तो आपका हार्मोनल इवैल्यूएशन पहले करते के आपके हार्मोन्स कैसे हैं, जैसा कि आपके नॉर्मल हार्मोन्स, थायराइड कैसा है, प्रोलैक्टिन कैसा है, फिर आपका स्कैन करके देखते हैं कि आपकी बच्चेदानी, आपकी अंडेदानी, आपके ट्यूब्स कैसे है। ये तो बेसिक है आपका हार्मोनल ऐसे एंड अल्ट्रासाउंड। जी, तो डॉक्टर से कब कंसल्ट करना ज़रूरी होता है? जैसा मैं बोली आपको कि अगर मेरे ख्याल से तो एक 6 मंथ्स आप सब्र से देख लिए कि सब चीज़ें नॉर्मल रहते हुए भी अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रहे तो यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर। मगर उसके अलावा भी आपको जैसा सिम्टम्स दूसरे हैं, इरेगुलर साइकिल्स है, ओबेसिटी है, और आपको पेन है, ये सब चीज़ें अगर कोई सिम्टम है तो यू हैव टू अप्रोच द डॉक्टर इमीडिएटली। इफ़ यू आर नॉर्मल, आई थिंक 6 मंथ्स थोड़ा सब्र से रुकना अच्छा। जी, तो क्या इनफर्टिलिटी का इलाज मुमकिन है? बराबर, क्यों नहीं है, बराबर है। अपने को भरोसा रखना चाहिए। और मेरे को ये लफ्ज़ इनफर्टिलिटी से बहुत शिकायत है। इनफर्टिलिटी क्यों बोल रहे हैं आप भाई? आप इनफर्टिलिटी नहीं है, आप अपने आप में कमज़ोरी, ख़ास तौर से लेडीज़ नहीं समझना मैं ये इनफर्टाइल हूँ या मैं कुछ खराबी है, मैं परफेक्ट औरत नहीं हूँ, नहीं, ये चीज़ से तो आपको बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और हाँ, एक शादी का मकसद रहता कि प्रोजेनी बढ़ाना, आगे अपने उसको बढ़ाना, उस तवज्जो से हम शादी कर रहे हैं तो बच्चे तो चाहते हैं ना भाई, तो मियाँ भी डिसाइड कर लेना अगर बच्चे होना है तो यू हैव टू गो हेड प्लानिंग फॉर इट। और हर चीज़ अब आई थिंक शुड बी इन अ मोर प्लान वे। पहले देखिए आप शादी हो जाती थी, इट वॉज अ जॉइंट फैमिली, एक सिस्टम अलग ही था, कब शादी होती, कब आप क्या होता नहीं मालूम होता था। अब तो यू हैव टू हैव अ मोर प्लान्ड अप्रोच। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से और आपका सवाल क्या है? जी मैं चंचली से बात कर रही हूँ, मैं जबीन। जी मेरा सवाल ये है कि फर्टिलिटी में जो इशू आता है बीपी और डायबिटीज से भी होता है उससे इशू? हाँ मैं जी भी जैसा मैं बोली बीपी से तो आपको प्रेगनेंसी के बाद इशू आता, मगर डायबिटीज़ से तो आपको काफ़ी इशू रहते, क्योंकि ओबिसिटी ये डायबिटीज़ के ये सीढ़ियाँ हैं। पहले आपका मोटापा होता, फिर पीसीओडी होता, पीसीओडी के बाद वो पेशेंट्स बाज़ वक़्त डायबिटिक भी बन जाते। अगर आप नेचुरली पहले से ही डायबिटिक है तो उसमें इशू आता, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी शुक्रिया हमारे साथ कॉल पे जुड़ने के लिए। मेडिसिन से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? जी जी, उसके वास्ते भी देखिए मेरा जहाँ पे अप्रोच है वो स्टेप अप अप्रोच है। स्टेप अप अप्रोच बोले तो यंग पेशेंट्स को मेडिकली ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि यंग पेशेंट्स में क्या है, मैं जैसा बोली आपको कॉज यूजुअली ओव्यूलेशन प्रॉब्लम रहता और ओबिसिटी प्रॉब्लम रहता। तो ये चीज़ों को पहले अपन टैकल करना, मोटापे को है लाइफस्टाइल चेंजेस करके, डाइट चेंजेस करके, एक्सरसाइज करके। फिर साथ में क्या है, उन लोगों में मेन इशू ओव्यूलेशन का रहता, जिसमें अपने को गोलियों से अंडे बना सकते और प्रेगनेंसी हासिल कर सकते। बट अगर थोड़े उम्र ज़रा ज़्यादा हो गई है, वो लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट खाली बेनिफिशियल होगा बोल के हम वायदा नहीं दे सकते। और ख़ास स्तर पे अगर उन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस या कुछ दूसरे बीमारियां हैं तो खाली मेडिकल ट्रीटमेंट विल हेल्प, मैं ये नहीं बोल सकती। आईयूआई और आईवीएफ क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखिए आईयूआई इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके भी जैसा आपको हम बोल रहे हैं कि भी इसको एक करेक्ट अपन प्लान रखना, कब आईयूआई को जाना है, कब आईवीएफ को जाना है। तो ऐसा जैसा कि आईयूआई उन लोगों के लिए है जो यंग पेशेंट्स है, अंडे अच्छे बन रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा, 2-3 ओव्यूलेशंस हो गए और थोड़ा हल्का सा मेल फैक्टर है जिसमें स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म मोटिलिटी सही नहीं है, तो वैसे पेशेंट्स को आईयूआई विल हेल्प। और दूसरे केसेस एंडोमेट्रियोसिस भी अगर अर्ली स्टेज है तो क्योंकि इसके अंडे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशियस होते हैं, वो ओव्यूलेशन अगर उन लोगों में हो रहा तो आईयूआई को जाना चाहिए। आईवीएफ आई थिंक आजकल आईवीएफ को भी हमें एक नज़र देना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी आई है, जैसा आप दूसरे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जैसा कि आप मोबाइल से, प्लेन से, सब चीज़ों से इतना आसानी से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो आईवीएफ जहाँ पे नेसेसरी है उसको एक बायस्ड ओपिनियन नहीं रख के, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हाउ अप्रोच नहीं रख के बीच का रास्ता इस्तेमाल करें तो आईवीएफ आपके वास्ते, ख़ास तौर से अगर उम्र आपकी 35 के अराउंड है और अगर आपके ट्यूब्स में इन्फेक्शन है या आपको और दूसरे बीमारियां हैं तो आईवीएफ इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्या इनफर्टिलिटी का मतलब हमेशा प्रेगनेंसी ना होना होता है? Most of the time infertility is if you want to conceive and you're not conceiving, as simple as that. क्या इनफर्टिलिटी के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी मुमकिन होती है आफ्टर इनफर्टिलिटी? या आफ्टर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, हाँ फर्स्ट टाइम बाज़ वक़्त जैसा मेरे पास ही बहुत ही केसेस है कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनको पीसीओडी का ट्रीटमेंट करती हूँ, फिर प्रेगनेंसी ठहरती, मगर नेक्स्ट टाइम बस साल 2 साल के अंदर दे बिकम नेचुरली प्रेग्नेंट एंड कम। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या डाइट और एक्सरसाइज से फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है? 100%। वो तो यंग बच्चियों को तो मैं आपको पहले बोली, आप प्लीज़ पहले ये जो चीज़ अपने हाथ से हो सकती उस पर आप तवज्जो दीजिए। आपका लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट्स विल नॉट वर्क ऑलवेज। क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल का ही मसला होता है? जैसे मैं आपको बोली, ये दोनों का परसेंटेज अपने को डिवाइड स्ट्रिक्टली करना पड़ता कि भाई इसमें मेल इश्यूज भी रहते, इसमें फीमेल इश्यूज भी रहते। यहाँ पे अपने को जेंडर के ऊपर लेके एक डिस्कशन पे नहीं जाना चाहिए। जी जी, देखिए दोनों मियाँ बीवी को बच्चा होना है तो दोनों हाथ से थाली बजेंगी, दोनों आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का 40-40 रीज़न है आजकल परसेंट इनफर्टिलिटी के लिए, तो दोनों को ट्रीटमेंट होना चाहिए। अभी कितना टाइम है? तो ये डाइट से रिलेटेड भी आप कुछ बताएंगे कि
कैसे पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाए? देखिए, आपको जैसे जैसा कि मैं- बहुत सारे लोगों को, जैसा कि जी, अभी जी, जी। आपने वो भी सुना, जी, 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 जी। कॉल पे भी हमारे साथ जुड़े थे कॉलर्स, जी, तो जी, उसी के बारे में आप थोड़ा सा। देखिए, वही मैं बोल रही थी आपको, फिर बार बार वही मोशन पे आ रहे हैं कि भाई डाइट इज़ अबाउट ऑल अबाउट ओबिसिटी। अगर आप इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ते जा रहा, तो ओबिसिटी सबसे बड़ा रीज़न है आपके इनफर्टिलिटी के वास्ते। आपको इनफर्टिलिटी में ही ओबिसिटी और एनोवुलेशन और पीसीओडी पाए जाते। तो आप ओबिसिटी कम करिए। ओबिसिटी जब ही जाती जब अपने लाइफ को आप डिसिप्लिन करेंगे। जी, क्या रिपीटेड अबॉर्शन से फ्यूचर में प्रेगनेंसी के मतलब मुश्किल हो जाती है? या जैसा कि बार मैं बार, जैसे कि किसी को मिसकैरेजेस जी, बार जी। बार होता है, रिपीटेड होता है। हाँ, तो वो मिसकैरेजेस का तो खैर एक अलग ही टॉपिक है, क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट ये हो। मगर बार बार अबॉर्शंस होने से इन्फेक्शन चांसेस हो जाते। इन्फेक्शन अगर अपन अबॉर्शन हो गया, डॉक्टर करने नहीं गए, एंटीबायोटिक कवर नहीं लिए, और ये सब करने की वजह से आपको इन्फेक्शन होता, जिसकी वजह से आपके ट्यूब्स में आपके बार बार खिरवट कर रहे हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में साइनी के फॉर्म हो जाते, मतलब एक जाल बन जाती। वो ये सब रीज़न से भी आपको इनफर्टिलिटी होती। कपल्स, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से और आपका सवाल क्या है? जी, मैं उदयपुर से अस्मा बात कर रही हूँ। जी, मेरा मेरा सवाल ये है कि आईवीएफ के सक्सेस और फेल होने के फैक्टर्स क्या हैं, और एक जो टेस्ट होता है PGT-A, उसका क्या फवायद होते हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ। अस्मा, आईवीएफ का सबसे बड़ा फेलियर रीज़न है कि अपन उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता। तो हम समझते कि भाई अब कोई महंगी चीज़ करे तो उन्हें 100% अपने को रिजल्ट देती। तो सबसे बड़ा उसका रीज़न, यही फेलियर का रीज़न है, हाई एक्सपेक्टेशंस। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें ये रहता कि आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी है, और आप ये पूरा एक प्लान प्रोसेस रहता। एक तो आपका अच्छा एम्ब्रियो बनना, और दूसरी चीज़ क्या है, उसकी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, यानी कि आप बीज बनाए तो उसकी गद्दी, ये जो बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसकी गद्दी का रिस्पांस अच्छा आना, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अच्छा होना, ये कई फैक्टर्स है। लैब अच्छा होना, जिसके आपके जो फ्रीज्ड ओवम एम्ब्रियोज रहते उसकी क्वालिटी, ये सब चीज़ें रहते जिस पे सक्सेस रेट डिपेंड होता। शुक्रिया हमारे साथ कॉल पे जुड़ने के लिए। जी मैम, हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज दीजिए आपकी तरफ से। जो जी, मेरा मैसेज तो सिर्फ ये रहता कि देखिए, आप लोग जो फैमिलीज़ इनफर्टिलिटी के ताल्लुक़ से परेशान रहते हैं, ख़ास करके नए जोड़े जो आते हैं, उनके वास्ते फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट ये है कि शादी हुए सो महीने में प्रेग्नेंट है क्या, ऐसा नहीं सोच के आप उनको समझिए, नई बच्ची को भी आपको समझने दीजिए, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दिए, एक 6 मंथ्स का गैप दिए, इंशाल्लाह उसमें खुद ब खुद प्रेगनेंसी ठहर जाती। हर चीज़ सब्र और एतमाद से हासिल होती। शुक्रिया डॉक्टर, इतनी कीमती मालूमात शेयर करने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जहां हमने जाना इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या है, और ये शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि डिस्कस करने वाली बात है, ताकि आप भी इमोशनल स्ट्रेस से ना गुजरे। हेल्थ और हम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ।